हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज सीटेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को सीख रहे हैं हम कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। देखिए, अगर किसी ऑप्शन में आपको मिले करके सीखने के लिए, किसी ऑप्शन में आपको मिले करके सीखने के लिए, ऐसे ऑप्शन जिसमें लगे कि बच्चे को अपने से खुद से करके सीखना हो, सीखने के लिए, जिसमें बच्चे के लिए जिस ऑप्शन में बच्चे को सीखने के लिए आज़ादी दी जाए, जिसमें बच्चे को करके सीखने पे जोर दिया जाए, जिसमें लगे कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान का सृजन कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, किसी चीज़ को खोज रहा है, तो वाले ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। मतलब ऐसे ऑप्शन आपको ढूंढने जिसमें बच्चे खुद से सक्रिय होकर किसी चीज़ के बारे में खोज रहे हैं, कोई आंसर या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होंगे, हमारे से हो जाएंगे। उसी तरह से हमारा हो जाए हस्तपरक। हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव मतलब जब बच्चे सीख रहे हैं, तो जब बच्चे क्या है, करके सीख रहे हैं, तो उस समय वो करके सीखने का सेकंड हमें ये कहते हैं हस्तपरक अनुभव। जब करके सीखेंगे तो हाथों का चलाना और पैर का चलाना, मतलब ऐसे काम जिसमें हाथ और पैर या अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय के यूज करके बच्चे जब कोई चीज़ करके सीखते हैं, तो उनके द्वारा करके सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में उसके द्वारा जो ज्ञान वो सीखते हैं, उनके दिमाग में लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। और उसी के जरिए फिर क्या है, अपने ज्ञान का सृजन, निर्माण, उत्सर्जन, ठीक है, उसी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें वो आगे कल्पना करना, चिंतन करना आदि चीज़ें उसी के आधार पर करके सीखते हैं। अगला है सम्मान करना। आपको देखना होगा कि जिस ऑप्शन में बच्चे का सम्मान किया गया हो, जिस ऑप्शन में बच्चे को प्रोत्साहन किया गया हो, क्या करना, सम्मान करना या प्रोत्साहित करना। जिस ऑप्शन में बच्चे को लगे कि आप बढ़ावा दे रहे हैं, भले ही आपके नज़रिए से देखने पर लगेगा कि वो जो सेंटेंस है गलत है। जैसे मान लो कोई बच्चा घर में है, घर में आटा अगर रखा हुआ है, कोई छोटे बच्चे अगर आटा क्या है गिरा दिए, या गिलास का पानी आप मांगे, कोई बच्चा गिलास का पानी लेके आया, कांच का गिलास है वो टूट गया, तो उसको आपको क्या करना है, डांटना नहीं है। गिलास टूटा आपके लिए तो हानिकारक है, लेकिन बच्चे के लिए क्या है, वो लाभदायक है। वो गिलास टूटा तो बच्चे करके सीखते हैं। तो मतलब ये कहने का सेंस है कि गलतियां करना अधिगम का हिस्सा होता है। तो जब बच्चे गलतियां कर रहे हैं, उनसे गिलास टूट गया, तो इसका मतलब वो सीख रहे हैं। ठीक है, करके क्या है, वो करके सीख रहे हैं। हस्तपरख मतलब अपने हाथों को आप क्या है, अगली बार गिलास का पानी लेके आएंगे तो हाथों को थोड़ा टाइट पकड़ेंगे। तो करके सीखना, हस्तपरख अनुभव दोनों उसी में आ गया। तो बच्चे से जब कोई काम आप करवा रहे हैं, उससे अगर गलती हो गई तो फिर भी क्या है, उसको आपको दंडित नहीं करना है, उसको प्रताड़ित नहीं करना है, ठीक है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको क्या करना है, बल्कि बढ़ावा देना है, उसको प्रोत्साहन देना है। उसे क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, ठीक है, उसके काम को और या कह सकते हैं शाबाशी देना, जिससे क्या करे, उस कार्य को करने के लिए और तत्पर हो सके, अंदर से वो इच्छुक हो सके। जब वो अंदर से वो तत्पर होगा, जब वो अंदर से इच्छुक होगा, तब उस कार्य को और अच्छे तरीके से भली भांति वो कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा है लगाव उत्पन्न करना। क्या करना, लगाव उत्पन्न करना। जिस ऑप्शन में आप लगे कि बच्चे एकदम, जैसे कह सकते हैं, जिस ऑप्शन में लगे लगाव उत्पन्न करना, मतलब हो सकता है कि पर्यावरण से जोड़ के जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, पर्यावरण से जोड़ के सिखाइए। और बच्चे के रिस्पेक्ट में जो चीज़ आप सिखा रहे हैं, उसके दैनिक जीवन या उसके वास्तविक जीवन में उसका क्या लाभ है, उसके बारे में बताना। तो लगाव उत्पन्न करना मतलब ऑप्शन आपका वही सही होगा जिसमें लगे कि बच्चे क्या है, एकदम सक्रिय होकर और हाथों से करके सीख रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो लगाव उत्पन्न करने का सेंस ये है कि आपको बच्चे को क्या करना है, बच्चे को पर्यावरण से जोड़ के रखना है। जैसे आप पर्यावरण के प्रति बच्चे को सरोकार मतलब लगाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं कि जल के बारे में आप उसे बताइए, पेड़ पौधे के बारे में बताइए, एक उसे पौधा दे दीजिए लगाने के लिए, और उससे पूछिए कि वो डेली पौधा अपने हाथ से पहले बच्चा लगाएगा, फिर वो डेली देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा,
तो मतलब करके सीख रहा है, तो डेली उसको सुबह शाम पानी देना, उसको धूप दिखाना, तो एक तरीके से बच्चे के अंदर क्या होता है, उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब बच्चे को जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसके प्रति उसका लगाव होना चाहिए, और उसके दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है इसके बारे में आप बताते चलिए, तब बच्चे क्या होंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। अब अगला हमारा है जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे को करके सीखने के लिए, मतलब खोजने के लिए, जिस ऑप्शन में लगे कि जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या होता है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की उनकी इच्छा हो रही है, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बच्चे जब उसमें रुचि लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसे करके सीखते हैं और उसके आगे की चीज़ को जानने की उसके अंदर इच्छा होती है, तो वो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। कोई भी आधी अधूरी स्टोरी बताइए, ठीक है, आप बीच में ले आके उसे क्या करिए, स्टोरी को आप रोक दीजिए। अगर बीच में आप स्टोरी को रोक देंगे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, जानने की इच्छा आ जाएगी। जब किसी चीज़ को जानने की अगर आपके अंदर से इच्छा होती है कि नहीं ये चीज़ें क्यों, कैसे, किस लिए हो रही हैं, तब आप और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, अभी मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते समय अचानक से क्या हुआ, हमारा डाटा ख़त्म हो गया या अचानक से लाइट चली गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे की स्टोरी जानने के लिए हम अंदर से क्या होते हैं, तत्पर होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं, अत्यंत जिज्ञासा होती है कि इसके आगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो जानने के लिए बहुत सारा हम दिमाग लगाते हैं, और जितना लेट होता रहता है हमारे अंदर उतना जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है। और लास्ट में क्या होता है, अगर लाइट नहीं आई, अगर हम मूवी नहीं देख पाएँ, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, मतलब चिंतन करेंगे, फिर उसके आधार पर क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि जैसे इस मूवी में ऐसा हुआ था, तो फला इस मूवी में भी ऐसा हो सकता है, या इस मूवी में भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या करना, जिस ऑप्शन में लगेगा कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जिस ऑप्शन में बालक का रिस्पेक्ट किया गया, क्या किया गया हो, सम्मान किया गया हो, जिस ऑप्शन में बालक का सम्मान किया गया हो, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का सेंस ये है कि बालक को ध्यान में रखते हुए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये है कि बालक को ध्यान में रखते हुए जो भी शिक्षण सहायक सामग्री कह लीजिए, या पाठ्य पुस्तक कह लीजिए, या अध्यापक कह लीजिए, या वहाँ का वातावरण कह लीजिए, उनके अनुरूप अगर रखा जाए तो ये क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को रिस्पेक्ट में रख के उसके प्रति किया गया कार्य, उसके भलाई के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए, उसके सम्मान के लिए, ठीक है, जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो जिस ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा है व्यवहार कुशलता। क्या है, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का सेंस ये भैया कि जिस ऑप्शन में आपको लगेगा कि बच्चे के साथ, जिस ऑप्शन में आपको लगे बच्चे के साथ कोई छेड़खानी न किया गया हो, कहीं से प्रताड़ित न किया गया हो, कहीं से परेशान न किया जाए, ठीक है, कहीं से उसे हतोत्साहित न किया जाए, और ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। तो व्यवहार कुशलता मतलब बच्चे को ध्यान में रखना। अगला वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ के बच्चे को पढ़ाइए। जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। और जो चीज़ें पढ़ा जा रही हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके दैनिक जीवन में या उसके वास्तविक जीवन में, या तो उससे प्रत्यक्ष रूप से कैसे उसे लाभ हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो जब आपको लगेगा कि नहीं सामने हमको ये काम करने से 10 रुपया मिल रहा है, ये काम करने से मुझे 87 मिल रही है, तब क्या होंगे, आप काम को करने के लिए अंदर से तत्पर होंगे। तो बालक को जो भी चीज़ें आपको पढ़ानी है उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ानी है, कि उसके दैनिक जीवन में, उसके रोज़मर्रा की जो डेली की जो लाइफ है उसमें कैसे उसे यूज करे और उससे उसको क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक। तीनों का सेंस सेम ही होता है, तीनों का सेंस सेम ही होता है कि लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक। जिस ऑप्शन में हम कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक को बाल केंद्रित शिक्षा भी कह सकते हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है लोगों के हित के लिए, प्रजातंत्रात्मक मतलब जो प्रजा के हित के लिए की जाए, जनतंत्रात्मक मतलब ये होता है क्या, लोगों के हित के लिए। तो
ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें लगे कि लोगों की मदद की जा रही है, मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए सबका क्या करना, मदद करना, क्या कहलाएगा, लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक वातावरण। ऐसा वातावरण जहाँ पे क्या किया जाए, बच्चे का रिस्पेक्ट किया जाए, सम्मान, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को आप इसके अंदर ला सकते हैं, कहने का सेंस यही है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक का सेंस ये है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जन मतलब जो आदमी, जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर, उनकी आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि में को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था की जाए या जो उनके हित के लिए किया गया कार्य, वो क्या कहलाएगा, लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक वातावरण। तो जहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा, समझिएगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। तो आपने 10 पॉइंट देखा। आइए और देखते हैं आगे कुछ। आपको भैया इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सारे ऑप्शन आपको जहाँ मिलेंगे वो क्या होंगे, 100% आपके सही होंगे। क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको समझ में, या तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, कह रहे समावेशी कक्षा या शिक्षा। ये आपको समावेशी कक्षा या शिक्षा, या आपको क्या दिख जाए, समावेशी कक्षा या शिक्षा, या आपको दिख जाए समावेशी कक्षा या शिक्षा, या बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिक। तीनों अगर आपको कहीं देखे ऑप्शन में तो ये तीनों क्या होंगे, हमेशा सही होंगे। बस आप देखिए, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा हम उसे कहते हैं कि देखो, समावेशी कक्षा होती क्या है, इंडिया की जितनी भी सारी कक्षाएं हैं सब क्या हैं, समावेशी कक्षाएं। इंडिया की जितनी भी कक्षाएं क्या हैं, सब क्या है, समावेशी। कैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा है साइकोलॉजी में व्यक्तिक विभिन्नता, सभी व्यक्तियों के अंदर क्या पाई जाती है, व्यक्तिक विभिन्नता। किसी न किसी आधार पे दो लोगों के बीच में जो अंतर पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। तो जिस ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया गया हो, जिस ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया गया हो, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो व्यक्तिक विभिन्नता वाले जितने भी बच्चे हैं, व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता हम उसे कहते हैं जाति, धर्म, लिंग, आयु, काम करने के तौर तरीके, परिपक्वता, किसी न किसी एक पक्ष या किसी न किसी एक आधार से दो लोगों में जब पाई जाएगी भिन्नता तो उसे कहेंगे व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, और व्यक्तिक विभिन्नता वाले जो बच्चे हैं, जब व्यक्तिक विभिन्नता वाले समावेशी कक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो समावेशी कक्षा की बात अब की जा रही है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब समावेशी कक्षा है तो व्यक्तिक विभिन्नता पाई जा रही है। तो जब समावेशी कक्षा है तो कई जाति, धर्म और आयु के अलग अलग बच्चे एक क्लास में आएंगे ना, तो वैसे ही कक्षा को हम क्या कहेंगे, समावेशी कक्षा। और जो उसमें शिक्षा दी जाएगी सबको समान रूप से दी जाएगी, उसे कहेंगे समावेशी शिक्षा। एक जगह बच्चों को बैठा के पढ़ाना समावेशी शिक्षा, एक जगह बैठाना कक्षा हो जाएगा और उसे वहाँ पे बैठ के पढ़ाना क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। जहाँ पे समावेशी कक्षा या शिक्षा है, चाहे बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिक है, ये क्या है, एक संसाधन के रूप में काम करते, किसके लिए, बच्चे के लिए तो एक संसाधन है, लेकिन अध्यापक के लिए क्या है, चुनौती। क्योंकि वह बहुभाषिकता मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे आएंगे। बहुभाषिक कक्षा यहाँ पे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहुभाषिक कक्षा, यहाँ पे बहुभाषिक कक्षा या बहुसांस्कृतिक कक्षा, ठीक है ना, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जब एक ही क्लास में कई आयु की मतलब एक ही क्लास में आप कह सकते हैं मंद बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, जब एक ही क्लास में कई तरीके से बच्चे आके जब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो बच्चे जब एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं लेवाइगोस्की के अनुसार, तो उनका ज्ञान क्या होता है, बढ़ता जाता है। उनको एक ही जगह पे आके कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। क्या होता है कि बच्चा एक ही जगह आता है और उसको कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है एक ही जगह रह के। तो जब एक ही जगह आके कई भाषाओं का ज्ञान हो जा रहा है बच्चे का, तो बच्चे को समय कम खर्च करना पड़ रहा है, पैसा भी कम खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, संसाधन होगा। लेकिन ये अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा, चुनौती। अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा, चुनौती। अध्यापक के लिए चुनौती इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई साहब उसको जब पढ़ाना है
तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान नहीं है तो वह उस क्लास को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल वो ले रहा है किसी एक बच्चे को समझाने के लिए, क्या पता वो दूसरे की पृष्ठभूमि से न जुड़ा हो, तो इसलिए सभी के पृष्ठभूमि से जोड़कर एग्ज़ाम्पल देना चाहिए ताकि बच्चे को आसानीपूर्वक समझ में आ जाए। तो जहाँ पे बहुभाषिकता दिखे, बहुसांस्कृतिक दिखे, वो ऑप्शन आपके सही होंगे। क्यों सही होंगे? आपने जान गया कि बच्चों के लिए संसाधन होता है, लेकिन अध्यापक के लिए क्या होता है? ये चुनौती होता है। अध्यापक को जब बहुभाषिकता वाली कक्षा होगी, बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा होगी, तो अध्यापक को जो है एक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, कई और एक से मतलब शिक्षण विधियों का उसको ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षण सहायक सामग्री को कैसे कैसे यूज करना है इसका उसको ज्ञान होना चाहिए। तब तो कक्षा को अच्छे तरह से कक्षा को संभाल सकता है, और उसके द्वारा जो बच्चे वहाँ पे सीखेंगे वो क्या है, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा ये श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब समझ लिए, शिक्षण सहायक सामग्री एक होती है श्रव्य, एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य दृश्य। तो जहाँ पे आपको श्रव्य दृश्य दिखेगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब देखना। जब सुनेंगे तो एक ज्ञानेंद्रिय आपकी एक्टिव रहेगी, और जब देखेंगे तब भी एक ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहेगी। लेकिन जब देखेंगे और साथ में साथ सुनेंगे भी तो आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ क्या होंगी? एक्टिव होंगी। जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। इसलिए जहाँ पे श्रव्य और दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री दिखे वो ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही होगा। जैसे टेलीविज़न, ठीक है, मोबाइल, यूट्यूब, ये सब क्या है? ये ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री हैं जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों आती हैं। अब आ जाइए अगले पॉइंट 14। 14 पे हम क्या देख रहे हैं? 14 पे हमारा क्या है कि विविध गतिविधियों से जोड़ना, मतलब जिस ऑप्शन में लगे विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ना, या जिस ऑप्शन में आपको लगे कि विभिन्न लिखा हो चाहे विविध लिखा हो, दोनों का सेंस एक ही है। विविध मतलब कई तरीके से, विभिन्न मतलब भी क्या होता है? कई तरह से। तो कई तरीके से जोड़ के सिखाना क्या कहलाएगा? मतलब बच्चे को जब आप सिखा रहे हैं तो कई तरीके से जोड़ के आपको सिखाना है, एक ही एग्जाम्पल के साथ नहीं है। कहीं उसके घर परिवार से एग्जाम्पल लीजिए, कहीं उसके परिवार से लीजिए, कहीं उसके पर्यावरण से लीजिए, तो कहीं उसके दोस्त आर से बनाइए, तो कहीं कक्षा से बनाइए, कहीं अध्यापक से रिलेट करके बनाइए। तो आपको कई तरीके से बच्चे को समझाना, वही क्या कहलाएगा? विविध गतिविधियों से जोड़ना। गतिविधियाँ मतलब समझ रहे हैं? कभी खेल के माध्यम से सिखाइए, ठीक है, तो कभी भ्रमण के माध्यम से, कभी कहानी कविता के माध्यम से, कभी सरस्वर वाचन के माध्यम से, सरस्वर वाचन, कहानी, नाटक मंचन, भ्रमण विधि, इन सब कई विधियों के साथ क्या करना है? आपको बच्चे को सिखाना है। वो कब आप सिखा सकते हैं? जब आपको कई से मतलब एक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तब, मतलब कई शिक्षण विधियाँ आपको आ रही हैं तब बच्चे को आप कई तरीके से सिखा सकते हैं। तो विविध तरीके से मतलब कई तरीके से बच्चे को सिखाना ही क्या कहलाएगा? विभिन्न या विविध गतिविधियों से जोड़ना। अब अगला क्या है? प्रेरित करना, ठीक है ना। बच्चे को सीखने के लिए क्या करना? आपको प्रेरित करना है, और उन्हें वातावरण में खुला छोड़ देना है, क्यों? जिससे वो क्या है? सक्रिय करना। मतलब एक होता है प्रेरित करना, एक होता है सक्रिय करना। प्रेरित मतलब आप बच्चे के अंदर रुचि पैदा करिए, जिससे क्या वो अंदर से प्रेरित हो। जब बच्चे के अंदर आप रुचि पैदा करेंगे तो बच्चे क्या होंगे? अंदर से प्रेरित हो जाएंगे। जब अंदर से प्रेरित हो जाएंगे मतलब उनके अंदर रुचि आ जाएगी तो वह सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय होकर फिर किसी काम को करेंगे। जब सक्रिय होकर आप किसी काम को करते हैं तो क्या होता है भैया? आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो मतलब करने की कोशिश करते हैं, और करके धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो एक दिन क्या होते हैं? आप परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व मतलब होता है किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाना, जिसे हम परिमार्जन भी कह सकते हैं। परिमार्जन मतलब पहले से बेहतर बनाना क्या कहलाता है? परिमार्जन। और जब बहुत बेहतर कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। तो जिसमें प्रेरित करना और सक्रिय करना दिखेगा आपको, वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऊपर हमने बताया प्रोत्साहन करना या बढ़ावा देना, ये क्या होगा? सही। बच्चों को महत्व देना, जिस ऑप्शन में बच्चे का महत्व दिया जाएगा ऑप्शन क्या होगा? सही। प्रयास करना, यही करना, प्रेरित करना, प्रयास करना, करके सीखना, अवसर देना, ठीक है। प्रयोजन कार्य मतलब समझ रहे हैं? प्रयोजन कार्य हम उसे कहेंगे मतलब बच्चे को प्रोजेक्ट दीजिए कि आप जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, इसमें ये चीज़ें लानी है। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रयोजन कार्य में क्या होता है कि बच्चे जो अपने आसपास की जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे फूल पत्तियाँ होती हैं,
तो अध्यापक कहता है कि आप इसका एक कलेक्शन करिए, कलेक्शन करके सभी पत्तियों के बारे में लिखिए। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट जितनी भी सारी पत्तियां दिखती हैं अलग अलग, सबको क्या करते हैं, वो तोड़ के अपने नोटबुक में लगाते हैं और उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं। तो जब बच्चे एक एक पत्तियों करके इकट्ठा करेंगे तो सब में क्या करेंगे, अंतर देखेंगे और सबको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सब में किस किस आधार पे क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। तो उसे कहेंगे प्रयोजन कार्य। आइए अगले पे चलते हैं। चलिए, जिस ऑप्शन में देखिए क्रियाशील वो हमारा सही होगा। खोजने के अवसर, जिस ऑप्शन में लगे बच्चे को अवसर दिया जा रहा है करके सीखने के लिए, वो क्या होगा, सही। बच्चे की सक्रिय भागीदारी या सहभागिता, बच्चे जहाँ पे एक दूसरे का हेल्प करके एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं तो ऑप्शन क्या होगा, सही। जैसे खेल विधि हो गया, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से सही है, ये आपका वाइगोस्की के हिसाब से, ठीक है। और ये अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पियाजे के हिसाब से। तो जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई नई चीज़ की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही। भले ही रिजल्ट सही आए चाहे ना आए, लेकिन सभी वैज्ञानिक चरण को फॉलो कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अन्वेषण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे मान लीजिए अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से हम सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अधिगम और अर्जन कैसे करते हैं, अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से करते हैं। तो मान लीजिए अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये हो गया कि वैज्ञानिक चरणों को फॉलो करना, जितने भी वैज्ञानिक चरण हैं उनको फॉलो करना। इसमें आप और भी डाल सकते हैं अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें रचनात्मक डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, रचनात्मक, रचनात्मक डाल सकते हैं। और इसमें क्या डाल सकते हैं, सृजनात्मक। क्या डाल सकते हैं, सृजनात्मक, ये भी इसमें आप डाल सकते हैं। रचनात्मक और सृजनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण, इसको आप ये भी कह सकते हैं खोज करना। खोजने का अवसर यहाँ पे हो गया, इसमें आ जाएगा खोज करना। जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका ये सही होगा। जैसे मान लो कि हम घर पे डेली मम्मी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि खाना कैसे बन रहा है, दाल चावल रोटी, डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप एक दिन मम्मी मान लीजिए कहीं रिलेशन में चली गई, ठीक है, अब घर पे आप अकेले हैं तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो जब आप खाना बनाएंगे तो खाना बनाते समय आपने अवलोकन और किया था, अब अनुकरण करेंगे, उनका नकल करेंगे। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है बनाने की आप कोशिश करेंगे। आपने भले ही खिचड़ी, आपने मान लो खिचड़ी बनाया, खिचड़ी आपने बनाया, खिचड़ी भले ही खाने की योग्य नहीं, भले नमक ज़्यादा हो जाए, मसाला ज़्यादा हो जाए, कहीं जल ही गया, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने सारे वैज्ञानिक चरण को पास किया। जो भी जैसे वैज्ञानिक कोई चीज़ बनाता है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में वो सही हो जाए। तो आप भी खिचड़ी बनाया तो एक ही बार में पूरी तरह से अच्छे तरीके से बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या हैं, एक वैज्ञानिक हैं, आपके अंदर अन्वेषण शक्ति है, आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप जो चीज़ बनाएं, जो रचना किए हैं, जो सृजन किए हैं, जो नई चीज़ बनाए हैं, वो भले खाने योग्य हो या ना हो, लेकिन आपने क्या किया, एक नई चीज़ की उत्पत्ति कर दी, ठीक है। अगला है प्रेम खेल चित्र के माध्यम से समझाना। ये जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपका सही होगा। बच्चों को कार्य सौंपना, वही बच्चे को कार्य सौंपना, जैसे प्रयोजन काम था, प्रयोजन कार्य, वो बच्चों को सौंपना कि घर से जाओ, अपने आसपास जितनी भी पत्तियाँ दिख रही हैं सब पेड़ की पत्तियाँ इकट्ठा करो, आपके आसपास जितने जानवर हैं उन जानवरों के बारे में लिखो, कौन कौन से जानवर आपके आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कार्य सौंपना। अब जहाँ पे आपको मातृभाषा, स्थानीय भाषा, बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की भाषा, या यहाँ पे आ जाए क्या, क्षेत्रीय भाषा। क्या आ जाए, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या आ जाए, क्षेत्रीय भाषा। क्या आ जाए, क्षेत्रीय भाषा। जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। जहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिलेंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। और आगे देख लेते हैं। आपका 29 हुआ, 29 के बाद एक पेज और बचा है, एक पेज के बाद फिर आपका नेगेटिव है, ठीक है। 44 काफ़ी अभी लंबा है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम और सारे ले लेंगे। ये हमारे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं। तो आप लोग को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो बाकी अभी और सारे पॉजिटिव वर्ड हैं
अभी क्या है, अभी बहुत सारे पॉजिटिव हमने क्या है यहाँ पर देखिए, अभी ये सब है और इसके बाद यहाँ देखिए 41 पॉजिटिव वर्ड है। अभी आपने कितना पढ़ा, अभी आप लोगों ने 29 पढ़ा, 29 के बाद अभी बचा हुआ है। फिर इसके बाद जस्ट इसी में हम क्या लेंगे, नेगेटिव, इसी में क्या लेंगे हम, फिर इसके बाद लास्ट में हम ले लेंगे नेगेटिव कितने वर्ड हैं। तो नेगेटिव के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या क्या नेगेटिव वर्ड मिले, जिससे क्या होंगे आप आंसर को सही तरीके से क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को हम यहीं पे संपन्न करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।